ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 6। क्या है? फ्री कंसेंट। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब होगा तब बोले एग्रीमेंट तो अपना बन जाएगा, लेकिन उस एग्रीमेंट को अगर आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बुलाया जाए तो इसके लिए क्या करना जरूरी होगा? सब बोले वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 10 आपका जो है, तो उसमें बोले काफी सारी कंडीशंस वगैरह आपको प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से एक कंडीशन आपकी थी कि सर दोनों की दोनों पार्टीज आपकी जो है ना, चाहे ऑफर देने वाला बोल दीजिए और चाहे फिर आप उसको एक्सेप्ट करने वाला बोल दीजिए, ठीक है, तो दोनों का जो कंसेंट होगा ये क्या होना चाहिए? सब बोले फ्री वाला कंसेंट जो है वो बोले होना क्या होगा? जरूरी होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है कि कंसेंट होना चाहिए। क्या ऐसा चलेगा कि एक पार्टी ने बोला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है और दूसरा कहता है कि नहीं मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो क्या फिर भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा? क्या ऐसा मान लिया जाएगा? आंसर इज नो सर। दूसरी बात, अच्छा बोले ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं, कंसेंट तो बोले सामने वाले का हम ले लेंगे, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सामने वाले का कंसेंट जो है वो तो बोले हम ले लेंगे, राइट। अब ये साम दाम दंड भेद, ये जो वर्ड आपने यहां पे यूज किए, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहा जाता है? सर इसे कहा जाता है कोवर्जन करके, इसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, इसे कहा जाता है फ्रॉड करके, इसे कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन करके, और या फिर बोले मिस्टेक से। सामने वाले से बोले कंसेंट लेना है, वो कंसेंट बोले अपन क्या कर लेंगे? ले लेंगे। पर क्या साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कंसेंट लिया तो क्या उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाना चाहिए क्या? सर हमने स्टार्टिंग में ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि नहीं सर, इसे आप एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें और डिटेल में और अच्छे तरीके से एक एक चीज को बारीकी से समझना है कि कब कंसेंट आपका फ्री वाला माना जाएगा, कब कंसेंट आपका फ्री वाला नहीं माना जाएगा, और अगर कोवर्जन किया जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, अगर फ्रॉड किया जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक अगर होती है तो बोले क्या सिचुएशन रहने वाली। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ध्यान से देखिएगा साहब। सब बोले अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इज नेसेसरी। जितनी भी बोले पार्टीज है आपके इसमें, जितनी भी आपकी पार्टीज है ना, सबका कंसेंट आना क्या होगा? बोले नेसेसरी होगा। गॉट द पॉइंट? एंड दैट टू मस्ट बी फ्री। दोनों बातें होनी जरूरी है। सबसे पहली बात कंसेंट होना चाहिए, दूसरी बात है सब वॉलेंटरीली, उनकी मर्जी से कंसेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है सर। कंसेंट इज एन एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एसेंट टू एन ऑफर गिवन बाय द ऑफरिंग। यस और नो? मतलब ऑफर ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में सो एंड सो काम करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे जिसमें क्या कहा था कि ए नाम का बंदा है जो कि बी नाम के बंदे से उसकी कार परचेज करना चाहता है, और बदले में वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कार के लिए 5 लाख रुपया जो है वो बोले पे करने के लिए तैयार हूं। कितना पैसा पे करने को तैयार था? सब बोले 5 लाख रुपया जो है ना, बोले वो पे करने के लिए सामने वाला बंदा एकदम रेडी था, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई विल पे दैट टू यू, राइट। लेकिन एक बात बताइए, अगर बी कहता है कि सर सबसे पहली बात तो ये कि जो कार है ना ये बोले मेरी पहली कार है, ठीक है, आपका नहीं पता बोले आपके चीजों से अटैचमेंट रहता है कि नहीं रहता, लेकिन मुझे मेरी कार से बहुत अटैचमेंट है और मैं अपनी कार को नहीं बेचना चाहता। तो एक बात बताओ, क्या कंसेंट हुआ क्या? आंसर इज नो सर, ये कंसेंट नहीं कहलाएगा। ए ने कहा देखो भाई साहब मुझे तुम्हारी कार चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि बोले एक बार अपना कोई चीज पे दिल आ गया ना फिर उसके बाद में अपन वो चीज को छोड़ते नहीं है, ठीक है। तुम्हारी कार पर बोले मुझे दिल आ चुका है, मुझे तुम्हारी कार चाहिए, मतलब कि चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए डराना धमकाना या ऐसा कुछ करना, उसके जरिए अगर आपने कार लिया होगा तो क्या इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो सर, इससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी कहा नहीं जाएगा। मतलब सर हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज के बारे में बात की थी, हमने कहा था कि जो भी बंदा ऑफर दे रहा है उस ऑफर का वैसे का वैसा एज इट इज एक्सेप्टेंस जो है वो बोले होना चाहिए। अगर वो ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट नहीं होता है तो बोले उसका कोई सेंस बनता नहीं है। अगर वो ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट नहीं होता है तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। चलिए सर, तो बोले अकॉर्डिंग टू अगर सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट? सेक्शन नंबर 13,
टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सर याद होगा आपको, अपन एक वर्ड यूज किया था लैटिन वाला जिसका नाम था कंसेंसस एड आइडम। वर्ड क्या यूज किया था? कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब क्या होता है? सब बोले हिंदी में अगर मैं कहूं तो कह सकते हैं एक मत होना, और या फिर इंग्लिश में अगर आप नाम देना चाहो तो क्या कह सकते हैं? सब बोले काइंड ऑफ एग्रीमेंट होना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, सेक्शन नंबर 13 जो है ना वो एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं करता। अब ये मत बोलना कि सर एग्रीमेंट टर्म जो है उसको बोले सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ आपने बोला और कहीं पे आपने बोला सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई में बोला गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर आपका ऑफर होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दो पार्टीज के बीच में क्या मान लिया जाएगा? एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 13 यहां कुछ कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। वो क्या कहता है वैसा? वापस से, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट, दो पार्टीज के बीच में कंसेंट है, ये कब माना जाएगा? व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इसको भी अपन डिवाइड कर देते हैं। सर ए जाता है बी के पास में, बोले मैं तुम्हारी कार परचेज करना चाहता हूं। बी ने कहा अरे हाँ मैं भी अपनी कार को बेचना चाह रहा हूं। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक ही चीज पे क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। तुम मेरी कार को खरीदना चाहते हो, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं, अपन एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं। लेकिन फिर तुमने कहा कि मैं अपनी कार को, सॉरी मैं तुम्हारी कार को 5 लाख में खरीदना चाहता हूं। बी ने कहा सॉरी मैं 7 लाख में बेचना चाहता हूं। ओ, मैनर यहां पे क्या हो गया? अलग अलग हो गया, राइट? तो क्या इसको कंसेंट होना कहेंगे क्या? आंसर इज नो सर, इसको कंसेंट बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। सर दोनों लोग माना कि एक ही चीज के लिए एग्री कर रहे होंगे, लेकिन क्या सेम मैनर में एग्री कर रहे हैं क्या? अगर आपका जवाब आता है नहीं तो इसे कंसेंट कतई माना नहीं जाएगा। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंसेंट। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए, तो ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 30, और इसके हिसाब से अगर मैं फ्री कंसेंट के बारे में बात करूं तो ये ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 14 यहां पे क्या कहता है कि अगर आपका कंसेंट इनमें से किसी भी एक चीज की वजह से हो रहा होगा तो उसे फ्री कंसेंट का नाम बिल्कुल भी दिया नहीं जाएगा। ये समझ में आया? अगर बोले कोर्जन किया गया है, डराकर धमकाकर जोर जबरदस्ती करके, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, मतलब डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा के, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन जो आपकी होती है, राइट, कहीं पे आपका इन्फ्लुएंस है किसी दूसरे इंसान के ऊपर, जहां पे आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपके कहने पर सारी बातें करता है, सारे काम करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस होना, राइट? या फिर तीसरा, सब बोले आपने फ्रॉड किया, ठीक है, या फिर चौथा बोले मिस रिप्रेजेंटेशन किया, और या फिर पांचवा बोले आपने गलती कर दी कॉन्ट्रैक्ट को समझने में, या फिर फैक्ट्स को समझने में, और या फिर लॉ को समझने में। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट इज द कंसेंट गिवन बाय द स्वीट विल, अपनी मर्जी से, ठीक है, और मर्जी भी कैसी? ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती की गई, स्वीट विल ऑफ द पार्टीज एंड नॉट कॉज्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल और मेंटल फोर्स और प्रेशर और बाय द मिस्टेक, उनकी वजह से होना नहीं चाहिए, राइट? तो सर ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर 13 जो है ये बताता है कि कंसेंट जो है वो कब माना जाएगा, और वहीं पे अगर मैं सेक्शन नंबर 14 के बारे में बात करूं तो ये बताता है कि फ्री कंसेंट जो है ये बोले कब माना जाएगा। तो फ्री कंसेंट के लिए क्या कहा गया कि मैं अपनी स्वीट इच्छा से, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के, ठीक है, बिना किसी दबाव के, मैं अपनी इच्छा से क्या कर रहा हूं, कोई कंसेंट अगर दे रहा हूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्री कंसेंट होना उसको बोला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंसेंट वर्ड के बारे में बात करूं तो क्या कहा गया था? अगर अपन कोई एक चीज के ऊपर सेम थिंग के लिए सेम मैनर में अगर अपन एग्री करते हैं तो कंसेंसस एड आइडम कहा जाएगा, यानी कि हम दोनों का एक ही मत है, ऐसा वहां पे बोला जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो चलिए सर, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं अबाउट द टर्म कोअर्जन। कौन से केस में माना जाएगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे दबाव डाल रही है, जबरदस्ती किसी से कॉन्ट्रैक्ट को करवा रही है? सब बोले अगर कोर्जन की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 15 जो है उसमें डिफाइन किया गया है अबाउट द टर्म कोर्जन, और क्या कहता है सर? ध्यान से देखिएगा, कोर्जन इज द, या तो बोले कमिट करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा भाई साहब, या तो बोले आपने कमिट कर दिया, कोई चीज को कर दिया उसे कहते हैं कमिट करना, ठीक है, कमिटिंग, और कमिट करने की धमकी देना। थ्रेटनिंग करने का मतलब क्या होता है भाई साहब? धमकी देना। मैं सामने वाले को धमकी दे रहा हूं कि देखो भाई साहब अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा, ठीक है।
तो कमिट करना मतलब आपने एक्चुअल में कमिट कर दिया है, और थ्रेटनिंग टू कमिट करना मतलब आप धमकी दे रहे हो, राइट। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। सर ये चीज के बारे में हालांकि आपको आगे चल के और पता चलेगा, लेकिन ये शायद आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा कि अगर मैं इंडियन पीनल कोड के बारे में बात करूं तो काफी बार आपने सुना है धारा 302 के तहत, धारा 307 के तहत, धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, मर्डर का मामला सामने आया है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो सर हमारी कंट्री में अगर बोले कोई भी क्राइम का सिचुएशन होता है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन आपको दी गई कहां पे? इंडियन पीनल कोड के अंदर। अगर बोले आपने कोई भी ऐसा काम किया होगा, आपने कोई भी ऐसा काम किया होगा जो कि बोले आपके इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्या है? फॉरबिडन है। सर फॉरबिडन मतलब अलाउड नहीं है भाई साहब, कर ही नहीं सकते, बोले प्रोहिबिटेड है, पूरा का पूरा अलाउड ही नहीं है, ऐसा फॉरबिडन है कि अगर आपने वो वाला काम कर दिया ना तो ऐसे केस में सबसे पहली बात उसे क्राइम कहा जाएगा, और दूसरी बात सजा पक्की है भाई साहब, सजा पक्की है बोले उस चीज के लिए। गॉट द पॉइंट। तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी काम जो कि फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन। ओ माई गॉड। सर यहां पे देखिए, वापस से एक बार ध्यान से देखते हैं अपन, वापस से एक बार अपन यहां पे बात करते हैं कि अगर मैं कोर्जन टर्म के बारे में बात करूं तो सबसे पहला वाला काम क्या? आप ऐसा कुछ कमिट कर रहे हो या कमिट करने का आप धमकी दे रहे हो, क्या चीज? सो बोले एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, जो कि इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्या करी गई है? फॉरबिड करी गई, अलाउड नहीं है, ये सबसे पहली बात। या फिर आप बोले अनलॉफुली डिटेन करो, मतलब अपने कब्जे में ले रहे हो, ठीक है, या फिर डिटेन करने की धमकी दे रहे। किस चीज को? सब बोले कोई भी प्रॉपर्टी को। अब यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बोले इमूवेबल वाली भी हो सकती है, और या फिर बोले जो प्रॉपर्टी के बारे में आप बात कर रहे हो ये बोले आपकी मूवेबल वाली हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक। गॉट द पॉइंट। टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन। प्रिजुडाइस का मतलब क्या होता है बेटा? अगेंस्ट द। ये ध्यान से, किसी का हक खाना, किसी के अगेंस्ट काम करना, ठीक है, अगेंस्ट द, राइट, अगेंस्ट एनी पर्सन वट एवर विथ द इंटेंशन। अब यहां पे ध्यान से सुनो भाई साहब, ये सब करने का आपका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था कि वो बंदा आपके साथ में कोई चीज के लिए एग्रीमेंट कर ले। काफी सारे एग्जांपल है भाई साहब, मूवी देखी होगी आपने, नाम था सिंघम, है जयकांत शिकरे। जयकांत शिकरे किसी एक बंदे को कहता है कि भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे दे दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है, इसके लिए बोले मैं तुमको 50 लाख 1 करोड़ वट एवर द अमाउंट में भी वो देने को तैयार। उसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, राइट, मना कर दिया तो उसको क्या कर दिया? गाड़ी से उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में बाकायदा उसके घर पे गया, घर पे जाके जो बाबा जी थे, मतलब जिस लड़के को जान से मार दिया उसके जो पापा थे, ठीक है, वो पापा को जो कहता है कि अरे बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये जो तुम्हारे पोता पोती बच्चे हैं इनको संभालने के लिए तुम्हें थोड़े दिन जिंदा रहना पड़ेगा, राइट। तो अगर तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो तो बोले मैं तुमको नहीं मारूंगा। ये समझ में आए? आप क्या करना चाहते हो? सामने वाले बंदे को आप एग्रीमेंट करवाना चाहते हो और उसके लिए क्या कर रहे हो? धमकी दे रहे हो। धमकी भी दे दी, दूसरी बात आपने किसी का मर्डर भी कर दिया भाई साहब। क्या मैं कह सकता हूं कि मर्डर एक ऐसा काम है विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो क्या ये करना अलाउड होगा? क्या आंसर इज नो सर, ये करना अलाउड नहीं होगा। और अगर ये करके किसी इंसान ने फॉर द टाइम बीइंग अगर आपसे एग्रीमेंट बना भी लिया होगा तो बाद में वो मना कर सकता है कि सॉरी सर, वो टाइम पे मैं डर गया था, करके मैंने एग्रीमेंट बना लिया था, मुझे धमकाया गया था, इवन बोले मेरे घर पे मेरा जो बेटा है उसको बोले जान से मार भी दिया गया था, राइट, लेकिन अब मैं अपना कंसेंट वापस ले रहा हूं, मुझे इस बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ऐसा बोल सकते हो। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप अगर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो। वॉइडेबल है सर, ठीक है, वॉइडेबल है, लेकिन किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर एग्रीव्ड मतलब जिसके साथ में कोर्जन किया गया था वो पार्टी यहां पे क्या कहलाएगा? एग्रीव्ड पार्टी कहलाएगा।
गॉट द पॉइंट। एंड सर अगर वो बंदा इस चीज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, वो कहता नहीं मेरे को ये अवॉइड करना करके मेरे को इसको निभाना है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा। सो बोले अगर मान लीजिए सामने वाले बंदे ने आपको कुछ पैसा दे भी दिया था, 50 लाख रुपए आपको पे कर दिए थे प्रॉपर्टी के बदले में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप उसको क्या करोगे, वो पैसा वापस करोगे। इट इज अलाउड इफ एग्रीव्ड पार्टी रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया क्या, बोले ठीक है सर। लेकिन सर एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहता है। सर हमने कहा द एक्ट शुड बी एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड 1860। लेकिन एक बात बताओ सर, बोले अगर वो एक्ट इंडिया के बाहर किया गया, कहीं दुबई वगैरह में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया, न्यूजीलैंड में किया गया, तो भी क्या उसका इंपैक्ट इंडिया पे रहेगा क्या। आंसर इज यस सर। बाकायदा इस बात के बारे में इलस्ट्रेशन जो है वो आपको यहां पे दिया गया है, वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन पहले यहां पे ये लाइंस पे ध्यान दीजिएगा। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन विद दिस सेक्शन विच स्टेट्स दैट इट इज इमटेरियल, मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जहां पे वो एक्ट को किया गया है, जहां पे वो कांड आपने किया है, वहां पे आपका ये एक्ट जो है या वहां पे आपका ये कोड जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। एग्जांपल देखिए भाई साहब यहां पे। सर एक बोले इंडियन कपल है जो कि कहां पे है, यूएसए में। कपल कौन सा है, इंडिया का। अगर यूएसए का कपल है, हमको क्या करना भाई साहब, यूएसए का लॉ जो है वो देखिएगा उसके बात के बारे में, ठीक है। लेकिन कपल कहां का है, इंडिया का है, और कहां पे रहता है, यूएसए में। वाइफ जो है वो थ्रेटन करती है टू कमिट द सुसाइड। हो हस्बैंड से कहती कि मैं क्या करूंगी, सुसाइड कर लूंगी, और उसको इंड्यूस करती है, हस्बैंड को क्या करती है, उकसाती है। इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, उकसाना, ठीक है। इंड्यूस करती है टू साइन एन एग्रीमेंट टू सेल हिज प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया फॉर स्मॉल सम ऑफ मनी। मतलब वाइफ को शॉपिंग करना था यूएसए में, लेकिन शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, वो बोले तुम्हारी प्रॉपर्टी पड़ी है इंडिया के अंदर, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी करते रहते हो, बोले जाके उसको बेच क्यों नहीं देते। वो प्रॉपर्टी को अगर बेच दोगे तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा वहां से आ जाएगा। बेच क्या हो, बोले वो वाली प्रॉपर्टी को। हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, माना कि बोले कम पैसे की होगी, 1 करोड़ रुपए तेरे हिसाब से कम पैसा होगा बोले, लेकिन मैं नहीं बेचना चाहता हूं बोले, उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं बोले मैं नहीं बेचूंगा। वाइफ ने कहा देख तेरे को मैं 1 हफ्ते का टाइम देती हूं, अगर तूने 1 हफ्ते में प्रॉपर्टी को नहीं बेचा तो बोले मैं क्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। ओ माय गॉड। कहां बोला, सर यूएसए में बोला। सर यूएसए में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल है क्या, नहीं, यूएसए में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड जो होगा वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एप्लीकेबल रहेगा भाई साहब। यूएस में कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा। सर माना कि वो यूएस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कपल कहां का है, कपल इंडिया का है। गॉट द पॉइंट। और क्या सुसाइड करना इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अलाउड है क्या, आंसर इज नो सर, इट इज नॉट अलाउड, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, एज्यूमिंग दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए बट इट इज एन ऑफेंस इन इंडिया। सर यूएसए में है या नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे मेरे हिसाब से तो कोर्जन कहा जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि इज इट कोर्जन, आंसर इज यस सर, इट इज कोर्जन। देखिए यहां पे क्या कहते हैं, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines the coercion as committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code। यहां पे पीछे में ई भी आना चाहिए। The explanation states it is immaterial whether the IPC is in force or not at the place where the coercion is applied। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर अपन बात करेंगे तो साफ समझ में आ रहा है क्या, hence in the instant case threat to commit suicide is an offense under the IPC, the place of the threat is immaterial। कहां पे थ्रेट किया गया कहां पे नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब बोले ये काम जो किया जा रहा है ना हमारे कंट्री के एक्ट के हिसाब से, हमारे कंट्री के इंडियन पीनल कोड के हिसाब से इसे क्या माना जाएगा, इसे बोले फॉरबिडन एक्ट कहा जाएगा, और अगर वो किया जा रहा है तो उसे कोर्जन भी कहा जाएगा। ये समझ में आया कि भाई साहब इज दिस पॉइंट क्लियर, बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से आप अगर चाहो तो इसी चीज को वापस से एक काइंड ऑफ चार्ट जो है वो बना सकते हैं।
बड़ा सारा टॉपिक का नाम देंगे, बोले हमें चाहिए क्या, फ्री कंसेंट। सर इसमें से अगर मैं कंसेंट वर्ड के बारे में बात करूं तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 13 में, और क्या कहा गया है, ऑल द पार्टीज शुड एग्री ऑन, सबसे पहली बात सेम थिंग एंड इन सेम मैनर। ठीक है, एक ही चीज पे एग्री करना चाहिए, और क्या कहा गया, एक ही मैनर में भी एग्री करना चाहिए। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कंसेंट होना। ठीक है, फिर इसके बाद में लेकिन अगर मैं फ्री कंसेंट के बारे में बात करूं, यानी कि अगर मैं फ्री कंसेंट बोल रहा हूं तो ये पूरे को गोला करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फ्री कंसेंट के बारे में बात करूं तो इसके बारे में दिया गया है आपका सेक्शन नंबर 14 में। ठीक है, और सेक्शन नंबर 14 में क्या कहा गया भाई साहब, सेक्शन नंबर 14 में कहा गया है दैट द कंसेंट शुड नॉट बी ड्यू टू, कंसेंट शुड नॉट बी ड्यू टू। अब ड्यू टू के नीचे में आप यहां पे अलग अलग चीजें लेकर चल सकते हो। सबसे पहले कोवर्जन से नहीं होना चाहिए, दूसरी बात बोले अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, तीसरी बात बोले फ्रॉड नहीं होना चाहिए, चौथी बात बोले मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं रहना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और पांचवी बात बोले मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर बोले मैं बात करता हूं कोवर्जन के बारे में, तो सेक्शन आपका दिया गया है 15। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, वैसे तो बोले सेक्शंस को याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, अगर याद हो जाता है तो डेफिनेटली अपन ये चीज को कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा भाई साहब, कोई बात नहीं। इतना दिमाग पे जोर क्यों डालने का, अगर कोई चीज को याद नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं कर पा रहे सर याद, माफ कर दीजिए बोले हमें आप। ठीक है, चलिए सर, तो कोवर्जन को दिया गया है, बताया गया है कहां पे, सेक्शन नंबर 15 के अंदर। और क्या कहा गया है भाई साहब, सो बोले इसका मतलब बताया गया है बाय कमिटिंग और बाय थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। ठीक है, और इसके ऊपर अगर चाहो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। ठीक है, बाय मतलब एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो और उसके लिए क्या करना पड़ा, बोले अपने को ऐसा कोई भी काम करना पड़ा जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत क्या है, फॉरबिडन है, मतलब कि वो काम करना अलाउड है ही नहीं, वो वाला काम बोले आपको यहां पे करना पड़ा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोले कोवर्जन का नाम जो है वो दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। चलिए फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, नाम क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आ गया कि सेक्शन कौन से वाला है, सर बोले 16 वाला है। सेक्शन नंबर 16 जो है वो बोले बात करता है किसके बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। और क्या कहता है भाई साहब, सर बोले सामने वाले के ऊपर काइंड ऑफ ये लगा लीजिए कि आपका डोमिनेंट पोजीशन होना और उस डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज करना और उसके जरिए सामने वाले बंदे से क्या करवा लेना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो साइन करवा लेना।
इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करना। गॉट द पॉइंट? और अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि भाई साहब अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया होगा आप उसको लेट गो कर सकते हैं। भैया मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को निभाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर एक मतलब काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, डोमिनेंट पोजीशन का दबाव जो है वो डाला हुआ था। अभी ध्यान से सुनिएगा। सब बोले अगर मैं सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 अगर ध्यान नहीं भी रहता है कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर 16 अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है। ऐसा कब कहा जाएगा? वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच, दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसमें कि वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट। एक बंदा जो है उसके पास में ऐसा पोजीशन है कि वो क्या कर सकता है? दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है। किसको डोमिनेट कर सकता है? दूसरे की इच्छा को। मतलब वो बंदा वही काम करेगा जो आप बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो शायद आपको अपना आइडल मानता होगा, राइट? या फिर आप उसके पापा होंगे, आप उसकी मम्मी होंगे, आप उसके दादा होंगे, आप उसकी दादी होंगे, आप उसके गुरु होंगे। गॉट द पॉइंट? गुरु कौन से? मैं रिलीजियस गुरु के बारे में बात कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? आप उसके गुरु होंगे या फिर शायद आप उसके डॉक्टर होंगे। क्या होंगे? आप उसके डॉक्टर होंगे, राइट? तो अगर मान लीजिए ऐसे लोग जिनका किसी दूसरे इंसान की इच्छा के ऊपर ऐसा पोजीशन है जिससे कि आप उसकी इच्छा को क्या कर सकते हो? डोमिनेट कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। विल ऑफ द अदर एंड, ध्यान से सुनिए भाई साहब, सर ये चीज होना कोई बुरी बात नहीं है। होता है ना सर, मतलब क्या? अगर मेरा मतलब अगर कोई है, मतलब अगर कोई किसी का बाप है तो क्या ये बोलोगे क्या भाई साहब आज के बाद तुम मेरे बाप नहीं बोले? ऐसा बोला जाएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? सर डोमिनेंट पोजीशन होना इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ओके। और रहती है सर, उसको आप कैसे मना करोगे? वो चीज को रिश्ता थोड़ी तोड़ दोगे। ये समझ में आया? अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके दादा, उसकी दादी, उसके नाना, उसकी नानी, राइट, जो इमीडिएट रिलेटिव वहां पे रहेंगे, सर उनका डोमिनेंट पोजीशन रहेगा हमेशा। गॉट द पॉइंट? आप ये नहीं कह सकते नहीं आज के बाद बोले मैं तुमको अपना बाप नहीं मानता, राइट? ऐसा नहीं होगा वहां पे। और ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने उस पोजीशन का इस्तेमाल किया, उस पोजीशन का इस्तेमाल किया टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। अच्छा जी, गॉट द पॉइंट? अगर आप सामने वाले के भले की बात कर रहे हो, अगर आप सामने वाले से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? अपना फायदा करवाने के लिए उस डोमिनेंट पोजीशन का फायदा जो है वो आपने उठाया। गॉट द पॉइंट? इट इज काइंड ऑफ व्हाट? मोरल कोवर्जन। ये भी काइंड ऑफ जबरदस्ती होगी ना भाई साहब। बस सामने वाले को ये पता नहीं चला कि उसके ऊपर क्या हो गया है, जबरदस्ती हो गई है। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है तो वो भी आपका वॉइडेबल होगा। किसके जरिए? सब बोले एग्रीव्ड पार्टी के जरिए। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। एंड सर अगर आप वॉइड कर रहे होंगे तो जो बेनिफिट आपके पास में आया होगा उस बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि सामने वाले बंदे को वापस करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने सामने वाले बंदे को प्रॉपर्टी दे दी थी तो उसकी जिम्मेदारी कि वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा? वापस करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैंने आपको बताया भाई साहब, बाप और बेटा, बेटे का बाप का हमेशा बेटे के ऊपर क्या रहता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता ही है सब। चाहे आप एग्री करो चाहे आप उसको एग्री मत करो, रहता ही है, गारंटी है बोले ये वाली चीज की। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो बोले कौन से ऐसे केस होंगे जिसमें पहले से प्री एजम्पशन, प्रिज्यूम, पहले से एज्यूम्ड है कि सर अनड्यू इन्फ्लुएंस रहेगा, और कौन से वाले केसेस में पहले से ये एज्यूम नहीं किया जाएगा कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था भी करके। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन इज अ पर्सन डीम्ड टू बी इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेट विल ऑफ द अदर्स? कब होगा? where he hold a real or the apparent authority over the other. For example, master and servant, दूसरा income tax officer and the SSC.
गॉट द पॉइंट। मतलब जो एक बंदा है उसके पास में क्या है, दूसरे के ऊपर में एक ऑथोरिटी है भाई साहब। क्या है, ऑथोरिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्टर की बात करूं तो मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट से कोई भी काम करवा सकता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर वो सर्वेंट से कोई काम करवाता है जो कि गलत वाला काम था तो मास्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? बोले हाँ सर। दूसरी बात है, अगर मैं बात करूं क्लाइंट्स के बारे में, मतलब सॉरी उन लोगों के बारे में जिनको कि इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और कौन, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा सुनना, तेरी कोई प्रॉपर्टी होगी, वो बोले मेरे नाम अगर करवा देता है तो मैं तेरे ऊपर रेड नहीं मारूंगा। बोले तो मेरे को पता है कि तुमने टैक्स का इवेजन किया है, लेकिन बोले एक काम कर, तेरे पास में इतना गोल्ड पड़ा है, उसमें से 50% गोल्ड तो मेरे को दे दे, तो मैं एग्री करता हूं कि मैं तेरे ऊपर क्या नहीं करूंगा, रेड नहीं मारूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डोमिनेंट पोजीशन है और उसका आप गलत फायदा उठा रहे हो यहां पे? गॉट द पॉइंट। चलिए दूसरा, सब बोले फिडुशियरी रिलेशन है सर। सर कौन सा रिलेशन? फिडुशियरी मतलब सर फेथ वाला रिलेशन है भाई साहब। फिडुशियरी का मतलब क्या होता है? फेथ वाला रिलेशन होना और या फिर ट्रस्ट वाला रिलेशन होना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कौन से वाला? फेथ वाला या फिर ट्रस्ट वाला। एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा अनकॉन्शियसनेबल ट्रांजेक्शंस where a party make a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness or mental or bodily distress। मतलब सामने वाला काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन में था, बीमार था, ऐसा बीमार था कि उसको नहीं पता कि उसके साथ में सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, तो आपका क्या माना जाएगा? इन्फ्लुएंस जो है वो काइंड ऑफ वहां पे माना जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पेरेंट और चाइल्ड के बारे में, अगर मैं बात करूं गार्डियन एंड वार्ड के बारे में, गार्डियन जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा, वार्ड जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया गया, ठीक है। फिर बोले ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ठीक है। फिर डॉक्टर एंड पेशेंट, फिर सॉलिसिटर मतलब एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट एंड उसका क्लाइंट, फिर रिलीजियस एडवाइजर एंड उसका डिसिपल। रिलीजियस एडवाइजर धर्मगुरु वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो, और डिसिपल मतलब उसको फॉलो करने वाला। तो इन सबके केसेस में क्या माना जाएगा कि भाई साहब यस देयर वाज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, और कहां पे नहीं माना जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से केसेस में वैसे बोले दिखाई दे रहा है कि शायद अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, बट एक्चुअल में वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एंड अगर आपका बोलना है कि इन लोगों ने आपके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा किया है कर। यहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि अरे नहीं सर मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, मैंने नहीं किया बोले ऐसा वाला काम। लेकिन यहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि सर सामने वाले ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया बोले मेरे साथ में। कौन से केसेस में? सर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कोई बंदा जो किसी दूसरे के यहां पे किराए से रहता है, उसने क्या बोला, सर मेरा और इसका कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसका मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, वो मेरा मकान मालिक था। अरे भाई साहब एक मिनट, सिर्फ मकान मालिक ही था मेरे दोस्त, ठीक है, आपकी मर्जी आपके पास में थी, आप उसकी बात मानो या फिर नहीं मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता था सर। गॉट इट। दूसरा क्रेडिटर एंड डेटर, सर डेटर कहता है कि यार मैंने ना इससे पैसा उधार लिया था, इस वजह से मैं उसके बातों में ये हो गया, बोले मतलब मुझे उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। अरे सर एक मिनट, आपने उधार लिया होगा बोले, माना वो वाली चीज को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दो कि क्रेडिटर ने आपकी पोजीशन को डोमिनेट करके रखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में हस्बैंड एंड वाइफ उल्टा हो सकता है सर, सीधा तो नहीं हो सकता, राइट। या फिर एज द केस में भी आप ये नहीं कह सकते, मतलब वाइफ ये नहीं बोल सकती कि हस्बैंड ने मेरी इच्छाओं को क्या करके रखा है, दबा के रखा है, या फिर हस्बैंड ने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवा लिया, और वाइसा वर्सा ऑल्सो। हस्बैंड भी ये नहीं कह सकता कि वाइफ ने मुझसे क्या कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके साइन जो है वो करवा लिया। एंड फिर उसके बाद में सेम थिंग फॉर द प्रिंसिपल एंड एजेंट, उनके लिए भी ये वाली चीज यूज होगी कि सर अगर आपका जो रिश्ता है वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस था ऐसा प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था करके। ये समझ में आया? ठीक है सर। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल से आपके दिमाग में पूरी की पूरी बात जो है ना वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल, सब बोले ए नाम का एक बंदा था, हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, बेटे को उसने क्या किया, पैसा जो है वो एडवांस के तौर पे दिया, जब वो क्या था, एक माइनर था। गॉट द पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद में बी जब बड़ा हो गया
coming the age obtains by misuse of the parental influence a bond from B. Oh my God. मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसके बाद में क्या किया, मिस्टर ए ने बी से एक बॉन्ड करवाया फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस. अरे बाप रे, मतलब सब बोले पैसे दिए थे 1000 रुपए का एडवांस और बेटे से फिर उसने बाद में कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि तुमको मुझे 5000 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे. ये समझ में आया? अभी ध्यान से, ए जो है वो क्या कर रहा है, यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस को एम्प्लॉय कर रहा है, ये कहकर कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुमको ये वाला काम करना पड़े. अब आप बोलोगे सर क्या सही में बाप बेटे के बीच में भी ऐसी चीजें आ सकती है क्या? अगर मैं एथिक्स के हिसाब से बात करूं, अगर मैं मोरालिटी के हिसाब से बात करूं तो नहीं, लेकिन अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो हो सकता है सर. कलयुग है, हो सकता है सर. जब एक बेटा अपने माँ बाप को क्या बोलेंगे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ सकते हैं, तो क्या एक बाप जो है वो बेटे के साथ में ये वाला काम नहीं कर सकता? इट इज पॉसिबल. कलयुग है, वैसा घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है. ये समझ में आया? ठीक है. दूसरा, ए नाम का एक आदमी है, ठीक है, इनफिबल्ड बाय डिजीज और द एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट. ए नाम का बंदा थोड़ा सा बीमार था, ठीक है, मेंटल थोड़ा सा इल था बोले, ठीक है, और बी जो है उसका ए के ऊपर क्या था, इन्फ्लुएंस था, और बी उसका मेडिकल अटेंडेंट भी था, बिकॉज ऑफ दैट इज एन इन्फ्लुएंस था बोले उसका, ठीक है. टू एग्री टू पे बी एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज. अरे बाप रे बाप, मतलब ध्यान से, ए एक बीमार आदमी था, बी उसका डॉक्टर था, ठीक है, और ए की जिंदगी जो है वो बी ने बचाई, और अगर मैं प्रोफेशनल सर्विस के लिए यहां पे बात करूं तो ए का वाजिब था कि वो उसको 1 लाख रुपए पे करता, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने ऐसे ए से कहा एक काम करो, तुम्हारी बोले स्वयं प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो क्या तुम ये 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम करवा दोगे क्या, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई. गॉट द पॉइंट? तो बी ने क्या किया, ए से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जिसमें कि आप यहां पे अननेसेसरी वाली चीज है, वाजिब चीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है. 1 लाख रुपए आप मांग रहे हो, सही है, 5 लाख रुपए मांग रहे हो तो वो भी सही, लेकिन प्रॉपर्टी नाम करवाने की बात करो, ये क्या नाटक है सर? दिस इज वेरी बैड, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. नाउ बी एम्प्लॉइज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा यहां पर बोला जाएगा. बी क्या कर रहा है भाई साहब, यहां पे बी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यहां पे अप्लाई कर रहा है. अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर. लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 3. सब बोले ए नाम का बंदा है, बीइंग इन डेब्ट टू बी. ए नाम का बंदा है जिसके ऊपर किसका उधार है, बी का उधार है. द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन द टर्म विच अपियर टू बी अनकॉन्शियसनेबल. भाई सब ये ध्यान से देखिएगा, सब माना कि क्रेडिट और डेबिट यानी कि क्रेडिटर और डेटर जो आपका रहेगा उनके बीच में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ वही रिलेशन है क्या, आंसर इज नो सर. यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया अनकॉन्शियसनेबल. इट लाइज ऑन द बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस. क्यों? जहां पे वर्ड आ गया अनकॉन्शियसनेबल, वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, ऐसा पहले से अज्यूम्ड है, और ये नहीं था, ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं माना जाएगा. ये समझा? बोले ठीक है सर. अगला पॉइंट, सब बोले ए नाम का बंदा है वो जाता है किसी बैंक के पास में, बैंकर बोल दो, बैंक बोल दो, एक ही बात, ठीक है, फॉर ए लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट. ठीक है, मतलब मनी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ये है, मतलब वहां पे पैसा इतना अवेलेबल नहीं है. द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओह माय गॉड, बोले दूंगा बोले पैसा, लेकिन मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करूंगा, बहुत ज्यादा चार्ज करने वाला हूं. ठीक है. A accept the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by the undue influence. सबसे पहली बात, यहां पे बैंकर क्या है, क्रेडिटर. दूसरी बात, ए क्या है, डेटर है. सर सबसे पहले तो क्रेडिटर और डेटर के बीच में वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट प्रिज्यूम्ड. दूसरी बात ये, मनी मार्केट जो है वहां पे लोन नहीं मिल रहा है इतने आसानी से, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन लोन मार्केट में बोले मिल ही नहीं रहे, तो इसने कहा भैया डिमांड बहुत ज्यादा है लोन की, तो मैं क्या करूंगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. अगर सामने वाला कहता है कि मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो इसमें गलत क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे चार्ज करने की बात कर सकते हैं, बिल्कुल. ये समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट,
ए स्पिरिचुअल एडवाइजर है, गुरु है। देखा भी होगा शायद आपने बॉबी देओल वाला, ठीक है, सीरीज वगैरह जो वो देखी होंगी आपने, और या फिर काफ़ी सारे जो गुरुज वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो भी आपने देखे होंगे अच्छे से। इंड्यूसेस बी, जो उसका डिवोटी है, टू गिफ्ट हिम द होल प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट टू हिज सोल। अरे बाप रे बाप, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो एक काम कर, बोले तुम्हारी जितनी भी जमीन है सब त्याग दो, बोले सब मेरे नाम पे करवा दो, सब बोले आश्रम के नाम पे करवा दो, ठीक है। और क्या होगा, तुम्हारे बोले मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, जाप करेंगे और आपको मोक्ष जो है वो प्राप्त करके देंगे, ठीक है। तो ध्यान से भाई साहब, द कंसेंट ऑफ द गिफ्ट वॉज हेल्ड टू बी ऑब्टेन बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसा बाकायदा हो चुका है। मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे, इलाहाबाद का केस बोले ये हुआ था 1890 की बात। सो वही क्यों सर, आज भी होते हैं, आज भी अगर बात करोगे ऐसे बहुत सारी जगह पे ये सारी चीजें जो है वो होती है, जहां पे जो आश्रम वगैरह है या जो ढोंगी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लेने की बात करते हो, कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है करवा के दे दी जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। तो ध्यान से सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात बोले अगर आप यहां पे करते हैं तो क्या कहा गया है कि व्हेन वन पार्टी is in the position to dominate the will of other, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज ओके, चलेगा सब ये वाली चीज। एंड मिसयूज such dominant position to obtain some undue, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। अनड्यू या फिर अनफेयर एडवांटेज, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे नाम दे दिया जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा, और एग्रीव्ड पार्टी जो है जिसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है वो क्या कर सकता है, वो इसको वॉइड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भाई साहब, कि अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को नाम देना चाहूं तो कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज मोरल कोअर्शन। आप इसको बोले मोरल कोअर्शन का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। गॉट इट। चलिए ये चीज को लिख लीजिए भाई साहब। सबसे पहले अपन ने लिखा था फ्री कंसेंट के बारे में, ठीक है। फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया कहां पे, सेक्शन नंबर 13 के अंदर। और क्या कहता है, ऑल द पार्टी शुड एग्री ऑन द सेम थिंग, इट इज नॉट सम, इट इज सेम थिंग एंड इन द सेम मैनर। फिर फ्री कंसेंट की बात की थी, क्या कहा गया था, द कंसेंट शुड नॉट बी ड्यू टू कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। 5 चीजों के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कोवर्जन कब कहलाएगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन नंबर 15 में डिफाइन किया गया है कोवर्जन को, और कब कहलाएगा, जब आप ऐसा कोई भी काम करते हो या फिर थ्रेटन करते हो कि मैं ऐसा काम कर दूंगा जो कि क्या है, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, उसे कहा जाएगा क्या, कोवर्जन करना। फिर अंडर इन्फ्लुएंस, सब बोले अगर एक बंदा दूसरे बंदे के विल के ऊपर, ठीक है, दूसरे बंदे के विल पे क्या करता है, डोमिनेट पोजीशन अगर रखता है और अगर उसका गलत फायदा उठाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, अंडर इन्फ्लुएंस का होना कहा जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट।